दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है भाभी ने लौटाए त्योहार। कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। बड़े भैया किशोर ने भी अपने पत्नीव्रता धर्म को निभाते हुए 4 बातें माँ और बहन को ही सुना दी। माँ ने बिगड़ते रिश्तों की स्थिति को भांप लिया और अपनी बेटी पवित्रा का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाते हुए बोली, तुझे क्या जरूरत थी अपनी भाभी के सामान को हाथ लगाने की। अपनी 16 वर्षीय किशोर बेटी पवित्रा को समझाते हुए उसकी माँ बोली, बेटी भाई भाभी के घर में रहना इतना आसान नहीं होता। तुझे अब बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। जिस तरह के स्वभाव की तुम्हारी भाभी है वह तुम्हें बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे बाबूजी और मैं चाहती हूं कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके इज्जत से अपने घर जाए तो हमारी भी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। वास्तव में मसला यह था कि पवित्रा की बड़ी भाभी दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसका गोरा बदन, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, कमर तक छूते लंबे काले रेशमी बाल पवित्रा को अपनी भाभी की तरफ सहज ही खींच रहे थे। किशोर अवस्था दहलीज पर पांव रख रही पवित्रा के मन में अपनी भाभी की खूबसूरती के राज को जानने की इच्छा तीव्र होती जा रही थी। वह सोचती थी कि भाभी कौन से मेकअप ब्रांड यूज करती है जो वह इतनी सुंदर दिखती है। इस उम्र में ऐसा आकर्षण स्वाभाविक है। पवित्रा ने साधारण जीवन व्यतीत किया था। उसके पिता की दूध की डेयरी थी जिसमें 8 से 10 भैंसें और 4 गायें थी जिनका दूध बेचकर घर का गुजारा चलता था। महंगे मेकअप ब्रांड, शैम्पू, क्रीम्स और लोशन का उसने सिर्फ नाम ही सुना था। पवित्रा के बड़े भाई की नौकरी बैंक में मैनेजर के पद पर लग गई, जिसके चलते उसका विवाह भी अमीर घर की लड़की रेवा से हुआ। रेवा काफी नकचड़ी और गुस्सैल स्वभाव की लड़की थी। वह अपने किसी भी काम में इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करती थी। ससुराल में कोई भी उसके कमरे में आकर उसकी चीजों को छेड़े या इस्तेमाल करे यह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इनफैक्ट वह अपने कमरे में किसी का आना भी पसंद नहीं करती थी। सास ससुर से तो उसे गोबर की स्मेल आती थी। ऐसे में एक दिन पवित्रा की भाभी रेवा अपने मायके गई हुई थी। पवित्रा अपनी भाभी के रूम की सफाई कर रही थी तो अचानक उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल में रखे महंगे महंगे प्रोडक्ट पर पड़ी। पहले तो वह उन्हें निहारती रही, फिर इच्छा हुई क्यों न कीमत भी देख ली जाए। उसने ड्रेसिंग टेबल खोला और एक एक प्रोडक्ट्स को उठाकर उनके प्राइस देखने लगी। फिर इच्छा हुई खुशबू भी ले ली जाए। कितनी अच्छी खुशबू आती है। जब भाभी इन्हें लगाकर कमरे से बाहर निकलती है तो और भी खूबसूरत दिखाई देती है। भाभी तो आज शाम तक घर आनी थी और पवित्रा को मौका मिला था, इसलिए उसने 1-2 प्रोडक्ट्स खुद पर इस्तेमाल करके भी देखा और मन ही मन गुदगुदाई, शादी के बाद मैं भी ऐसे ही महंगे प्रोडक्ट्स यूज किया करूंगी और भाभी से भी अधिक सुंदर लगूंगी। माँ ने आवाज़ लगाई, अरे पवित्रा, अभी तक तुम्हारी भाभी के रूम की सफाई नहीं हुई क्या? पवित्रा ने जल्दी से अपने चेहरे का मेकअप साफ किया और बाकी घर की सफाई करने लगी। हंगामा तो तब खड़ा हुआ जब शाम को भाभी अपने मायके से वापस लौटी और कमरे में जाकर अपने सामान को देखा तो उसके मेकअप का सारा सामान बिखरा हुआ था। पवित्रा ने अपनी तरफ से सारा सामान पहले की तरह सेट कर दिया था, परंतु फिर भी उसकी भाभी को जाने कैसे पता लग गया कि उसने भाभी का सामान इस्तेमाल किया है। पवित्रा सहम गई। भाभी रेवा ने दोनों माँ बेटी को खूब खरी खोटी सुनाई। रात को जब किशोर भैया घर आए
तो भाभी ने उन्हें भी पट्टी पढ़ा दी। पत्नी के कहने पर अपनी माँ और बहन को किशोर ने भी खूब सुनाया। यह पहली बार था जब ननद भाभी के रिश्ते में खटास पड़ी। अब पवित्रा अपनी भाभी से दूर ही रहती, बस काम पड़ने पर ही उनके कमरे में जाती है। माँ के समझाने के बाद पवित्रा अधिक समझदार हो गई, परंतु पवित्रा की भाभी रेवा की कटुता बढ़ती ही गई। घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता था, जिसके चलते किशोर अपनी पत्नी रेवा को शहर ले गया और वहीं अपनी गृहस्थी बसा ली। पवित्रा के पिता का जीवन संघर्षशील ही रहा। बड़े बेटे की बैंक में नौकरी लगने से परिवार के बेहतर जीवन की उम्मीद जगी थी। सोचा था वह अपने छोटे भाई बहन की पढ़ाई के खर्च में कुछ सहायता करेगा और बेटी का विवाह भी अच्छे घर में हो जाएगा। विवाह खर्च में वह सहायता करेगा। अब जीवन आसान होता नजर आ रहा था, परंतु किशोर तो निकम्मा निकला। बीवी रेवा के बहकावे में आकर परिवार से रिश्ते ही तोड़ दिए, शहर जाकर बस गया और फिर माता पिता व छोटे भाई बहन की तरफ मुड़कर भी न देखा। सालों बीत गए, उसने परिवार की कोई सुध नहीं ली। अब कॉलेज पास कर पवित्रा भी विवाह लायक हो गई। पिता ने यथा सामर्थ्य दान दहेज देकर उसका विवाह अच्छे घर में कर दिया। शादी में काफ़ी खर्च हुआ। उनके सिर पर कर चढ़ गए, जिसे उतारने के लिए डेयरी की सभी भैंस गायें बेच दी गई, परंतु अब घर खर्च की चिंता सताने लगी। बड़ा भाई बहन की शादी में भी शामिल नहीं हुआ। उसे पवित्रा के पिता को काफ़ी गहरा सदमा लगा और वह बीमार रहने लगा। पवित्रा का छोटा भाई अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। वह ट्यूशन आदि करके घर खर्च चलाता और अपने माता पिता की दवाइयों का खर्च भी उठाता। पवित्रा जानबूझकर मायके बहुत कम आती। वह जानती थी कि उसके जाने से खर्च ही बढ़ेगा। छोटा भाई जैसे तैसे करके माँ बाप की दवाइयों का खर्च तो उठा रहा था। ऐसे में पवित्रा उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी। पीहर से पवित्रा का रिश्ता ना के बराबर रह गया। बड़े भाई ने तो कभी सुध नहीं ली और छोटा भाई जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गया। पवित्रा का छोटा भाई रवि तीज त्योहार पर उससे आने की जिद करता, परंतु पवित्रा उसे समझा बुझाकर आने से मना कर देती। सालों बीत गए, पीहर से कोई काला कौवा संदेश लेकर भी न आया। धीरे धीरे पीहर की यादें भी कम होती चली गई। लंबी बीमारी के चलते माता पिता भी स्वर्ग सिधार गए। तब पवित्रा 2 दिन अपने पीहर रुकी थी। उसके बाद तो जैसे मायके से कोई नाता ही नहीं रहा। बड़े भाई से उम्मीद के विपरीत परिणाम मिला तो पवित्रा ने छोटे भाई से भी बहुत अधिक उम्मीदें नहीं पाली और वह अपनी गृहस्थी में लीन हो गई। सालों बीत गए। एक दिन पवित्रा को उसके छोटे भाई रवि का फोन आया। उसने कुशल मंगल जानने के बाद बताया कि दीदी, मेरी नौकरी दिल्ली में सफाई कर्मचारी के तौर पर लग गई है और मैंने एक साधारण लड़की से शादी भी कर ली है। दीदी, उसका नाम रमा है। दीदी, रमा आपसे मिलना चाहती है। मेरा भी बहुत मन कर रहा है। माँ और बाबूजी के गुजरने के बाद तो मायके आना ही छोड़ दिया। अगले सप्ताह राखी का त्योहार है दीदी, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। आप मुझे राखी बांधने आ रही हैं। चलने से पहले फ़ोन कर देना, मैं दिल्ली स्टेशन पर आपको रिसीव करने आ जाऊंगा। इतने सालों बाद मायके से किसी ने हक से बुलाया था। पवित्रा से रहा नहीं गया और वह मायके जाने की तैयारी करने लगी। दिल्ली स्टेशन पर पहुंची तो छोटा भाई रवि पहले से ही इंतजार में खड़ा था।
बहन को लेकर घर पहुंचा तो साधारण सी पीली साड़ी में लिपटी रमा ने मुस्कुरा कर दरवाज़ा खोला और आगे बढ़कर नमस्ते करते हुए पवित्रा के पैर छू लिए। रमा से किसी महंगे प्रोडक्ट की खुशबू तो नहीं आ रही थी, परंतु अपनेपन की महक से पूरा घर सुगंधित था। रवि ने कहा, दीदी आप हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, तब तक रमा हम सब के लिए खाना लगा देगी। आप बहुत थक गई होगी, नाश्ता करके आराम कर लीजिएगा। पवित्रा हाथ मुंह धोकर आई और तो खाने की टेबल लग चुकी थी। खाने में सब कुछ पवित्रा की पसंद का बना था। दही बल्ले और स्पेशल टिक्की के साथ रसमलाई भी थी। रवि ने उत्साहित स्वर में कहा, दीदी रमा ने आपके लिए स्पेशल दही बल्ले और टिक्की बनाए हैं। याद है ना, जब माँ टिक्की बनाया करती थी और आप लड़ झगड़ कर हमारे हिस्से का भी खा जाया करती थी। बड़े भैया तो अपने हिस्से का खुशी खुशी आपको दे दिया करते थे। बड़े भैया का नाम आते ही रवि कुछ उदास हो गया। पवित्रा बोली, खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट है। रमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। पवित्रा 3 दिन तक दिल्ली में रही। हर रोज़ रमा उसकी पसंद का कुछ न कुछ बनाती और उसने पवित्रा को देने के लिए बहुत सारी शॉपिंग भी की। पवित्रा को यहाँ रहकर बहुत अच्छा लगा। आज रमा को वापस ससुराल जाना था तो वह अपना बैग समेटने लगी। रमा ने कुछ साड़ियाँ और सूट, मिठाइयाँ, बच्चों के कपड़े लाकर बैग के पास रख दिए और साथ में एक लिफाफा भी रमा को देते हुए पैर छू लिए। पवित्रा ने कहा, रमा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुमने मेरा मायका और मेरे त्योहार लौटाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब मैं संपूर्ण हूँ। अब मैं बिन मायके की बेटी नहीं हूँ। यही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। पवित्रा की आंखों से आंसू छलक आए। रमा ने ननद के आंसू पोंछते हुए कहा, दीदी यह तो आपका हक है। माँ बाबूजी होते और वह आपको देते तो क्या आप मना कर देती? रवि अपनी बड़ी बहन से लिपट कर बोला, दीदी सभी भाभियाँ एक जैसी नहीं होती। इसके बाद पवित्रा एक नई उमंग के साथ अपनी ससुराल लौट गई। आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।